नमस्कार, मैं संजय कुमार गुप्ता। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अड्डा पे स्वागत है। आज के इस सेशन में हम आपसे अरावली श्रेणी के विषय में बात करेंगे कि अरावली श्रेणी का विस्तार कहां से कहां तक है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, यहाँ से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, कौन कौन से खनिज संसाधन पाए जाते हैं, कौन कौन से वनस्पति पाए जाते हैं, कौन कौन से जीव जंतु मिलते हैं। इसे जानने से पहले हमें ये जानना है कि अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने जो अरावली श्रेणी या पर्वत की जो परिभाषा दी है वह वर्तमान में कहां तक प्रासंगिक है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अरावली श्रेणी की नई परिभाषा दी है वह इस प्रकार है। कोई भी स्थलाकृति टोपोग्राफी जो स्थानीय रूप से 100 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई पर स्थित है उसे उसकी ढलानों और आसपास के क्षेत्र को अरावली श्रेणी का हिस्सा माना जाएगा। अगर इसको ऐसे समझें कि 100 मीटर से नीचे कोई भी स्थलाकृति है तो उसे अरावली श्रेणी का हिस्सा नहीं माना जाएगा। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के नई परिभाषा के अनुसार लगभग 90% हिस्सा अरावली श्रेणी में नहीं आएगा। इससे पहले 2010 में जो अरावली श्रेणी की परिभाषा दी गई थी उसके अकॉर्डिंग इसमें कुछ पॉइंट्स है जो इस प्रकार है। पहाड़ियों का ढलान 3 डिग्री से अधिक, तलहटी के बफर 100 मीटर तथा पहाड़ियों के बीच की दूरी 500 मीटर होना चाहिए था। लेकिन इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन था। इस कंफ्यूजन की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अरावली श्रेणी की नई परिभाषा दी है जो कहीं न कहीं वर्तमान में प्रासंगिक नहीं है। अरावली श्रेणी का विस्तार गुजरात के अहमदाबाद के पास पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली तक लगभग 670 से 800 किलोमीटर के बीच दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक फैली हुई है। यह सबसे प्राचीन वलित मोड़दार पर्वत है। इसका निर्माण अपक्षय, वेदरिंग और अपर्दन इरोजन के कारण अवशिष्ट या अवशेष पर्वत के रूप में हुआ है। अब हमें यहाँ पर अपक्षय क्या है, अपर्दन क्या है समझना है। अपक्षय वेदरिंग में हवा और जल के कारण चट्टानों का टूटना और जमा होना, जबकि अपर्दन इरोजन में हवा और जल के द्वारा पृथ्वी की सतह से मिट्टी, स्वैल, चट्टानों, रॉक्स के टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर जमा करना। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू के पास स्थित है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है। अरावली पर्वतमाला से प्रमुख नदियां बनास नदी जो चंबल की सहायक नदी है, साहिबी नदी जो यमुना की सहायक नदी है, लूनी नदी जो गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, निकलती है। इस पर्वतमाला में तांबा, कॉपर, जस्ता, जिंक, सीसा, लेड, संगमरमर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, अभ्रक जैसे कई महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। इस पर्वतमाला में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिनमें धोक, खेजड़ी, बबूल, नीम जैसे पेड़ मिलते हैं। यहाँ सरिस्का टाइगर रिजर्व तथा माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसमें तेंदुए, स्ट्राइप्ड लकड़बग्घे, नीलगाय, जंगली सुअर और लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलते हैं। अरावली श्रेणी थार रेगिस्तान, थार डेजर्ट को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है और इसके चट्टानों की जो बनावट है उसके कारण ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, जिससे स्थानीय जल स्रोतों को मदद मिलती है। यह अरावली श्रेणी प्रदूषण को कम करती है और दिल्ली एनसीआर की हवा को साफ करने में मदद करती है।
इस श्रेणी के बिना उत्तर भारत में धूल भरी हवाएं चल सकती हैं और डेजर्ट रेगिस्तान फैल सकता है। दशकों से अवैध खनन, इलीगल माइनिंग, शहरीकरण और नगरीकरण से इस पहाड़ी को नुकसान पहुंचा है। इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2025 में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित है। इसका उद्देश्य अरावली के आसपास हरी पट्टी बनाना, जलाशयों को बहाल करना और जैव विविधता बायोडायवर्सिटी को बढ़ावा देना शामिल है। एक पेड़ मां के नाम, जिसे 5 जून 2024 से नई दिल्ली बुद्ध जयंती पार्क से शुरू की गई थी, इस अभियान को भी शामिल किया गया है। 20 नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली श्रेणी की जो परिभाषा दी है, इसके वजह से लगभग 90% हिस्सा संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएगा। इससे जलवायु पर संकट आ सकता है। इसीलिए 11 दिसंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के अवसर पर अरावली जन अभियान शुरू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की इस नई परिभाषा ने प्रधानमंत्री के प्रोजेक्ट योजना को कमजोर कर सकती है। इस वजह से इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।